वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का मॉडर्न इंडिया के 71st सेशन में। आज के इस सेशन में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन ब्रिटिश इंडिया और दूसरा टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम औपचारिक रूप से मॉडर्न इंडिया के समाप्त होने की घोषणा कर देंगे। इस लिहाज से ये हमारा मॉडर्न इंडिया में आखिरी सेशन होगा जिसमें हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज के साथ। भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया और जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये भारतीयों की सहूलियत के लिए है, इससे इंडियंस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑल्दो इट वाज वेरी मच एविडेंट, वेरी मच क्लियर कि इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था। इट वाज सोली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से उनके खुद के फायदे के लिए था और इसने कहीं ना कहीं हमारी मुश्किलों को उस समय और बढ़ाया भी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जाए इसकी बातचीत 1831-32 में की गई। ये वही समय था जब दुनिया के कई सारे देशों में रेलवे धीमे धीमे डेवलप हो रहा था। उसी दौरान इंडिया में भी रेलवे को डेवलप करने की बात की गई और इसी क्रम में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ और फाइनली इंडिया में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को दौड़ती है एंड दैट इज द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया। ये भारत में रेलवे की औपचारिक रूप से शुरुआत थी। आखिर अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास क्यों किया, ये एक सवाल है। पहले इसके जवाब को खंगालते हैं। देखिए, रेलवेज को इंडिया में लाना अंग्रेजों के लिए काफी जरूरी था बिकॉज उन्हें रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने में काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। इंडिया बहुत बड़ा है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का सोर्स था। एग्रीकल्चर दुनिया के हर कोने में होता है, बिल्कुल वैसे ही इंडिया के हर कोने में होता था। तो इंडिया के हर कोने से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा थी। कई बार तो कुछ एरियाज से वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से रॉ मटेरियल नहीं ला पाते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने भारत में रेलवेज को इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट विल बी लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये एक बार इन्वेस्ट करने की बात होगी और उसके बाद वो बड़े आराम से भारत के कोने कोने से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके खूब सारे पैसे बनाने लग जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला था ये भी कौन सा, उन्हें अपनी जेब से करना था। ये सारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में हमारे ही पैसे का किया जाना था। कैसे किया जाना था इस पर भी अभी बात करेंगे। दूसरा रीजन, पहला रीजन तो क्लियर हो गया क्योंकि अगर वो रेलवेज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भारत से लगभग हर हिस्से से रॉ मटेरियल को सस्ते दरों में इकट्ठा कर सकते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। रेलवे के बारे में उनका यह भी मानना था कि भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को असिस्ट करेगा और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका एक अच्छा मार्केट और बढ़िया तरीके से डेवलप कर देगा। जो समस्या रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने को लेकर थी, बिल्कुल वही रेडीमेड प्रोडक्ट्स को इंडिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने को लेकर थी। तो अगर उनके पास रेलवेज है तो ये फायदा भी उनको मिलेगा। हालांकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्लेम करते थे जो डेफिनेटली हमें तो नहीं मिलने वाला था। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उनके लिए ही होता। तीसरा, इससे उनका फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता और वो और सस्ती दरों पर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। इसका नुकसान डेफिनेटली इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको होने वाला था। चौथा, उन्हें यह भी पता था कि अगर वो इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दें तो यहाँ पर उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो ट्रूप्स को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और भारत को और आसानी से बेहतर तरीके से अपने ट्रैप में ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो रीजन तो बिल्कुल साफ थे कि वो इंडिया में रेलवेज को क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या ये इंडियंस के लिए था। एक मिथ समटाइम्स हमारे सामने आता है कि रेलवेज को इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, उसका फायदा हम भारत के आजाद होने के बाद भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फायदे में था या ये उन्होंने हमारे लिए किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग प्रोसेस है या एक विचार है। इसे आप कई सारे आर्गुमेंट्स के माध्यम से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन इंडियंस के लिए नहीं था और ना ही इंडियंस को इससे कोई फायदा हुआ। जैसे ये भी आर्गुमेंट आता है कि चलो उन्होंने अपने ही लिए किया था बट फायदा तो हमें भी हुआ। नहीं, हमें वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। कुछ अनइंटेंशनल बेनिफिट्स हमें मिले लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। देखिए, रेलवे जो था उसने इंडिया के इंडस्ट्रियल नीड्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। इसे इंडिया में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना चाहिए था लेकिन ये इंडिया में एक कमर्शियल रिवॉल्यूशन लेकर आया जिसने इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कैसे कर दिया, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंडिया के बिल्कुल पिछड़े इलाकों में या हिंटरलैंड्स में कई बार अंग्रेज नहीं जा पाते थे। वैसे तो जहां जहां वो जा सकते थे वहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया था, लेकिन भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर अभी उनकी रीच नहीं थी एंड दैट्स व्हाई वहां पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम अभी भी चल रहा था। रेलवेज के आने के बाद अब वो भारत के हर हिस्से में काफी आसानी से जा सकते थे, तो उन्होंने लगभग पूरे भारत के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस रेलवे। आप समझिए कि रेलवे ने इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये तो एक आर्गुमेंट है कि अब वो रेलवेज की मदद से भारत के हर हिस्से में जा सकते थे। एक दूसरा आर्गुमेंट मैं आपको और देता हूं। पहले वैसे तो उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते थे रेडीमेड वो इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में सस्ते होते थे, लेकिन रेलवेज के इंट्रोडक्शन के बाद अब वो अपने सामानों को और सस्ते दर पे बेच सकते थे क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई थी। इसने फर्दर इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बिल्कुल हाशिए पर ला दिया क्योंकि अब तो वो बिल्कुल भी कंपटीशन में रेस के बाहर हो गए थे और उनका खत्म हो जाना बिल्कुल तय था। तो रेलवेज ने हमें फायदा पहुंचाया। कितना फायदा पहुंचाया आपको अंदाजा लग गया होगा, किसने हमारे पूरे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया। दूसरी बात, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे बनाया तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पैसे भी लगाए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब यहां पर रेलवे का डेवलपमेंट किया जा रहा था तो ब्रिटेन से कई सारे इन्वेस्टर्स को कहा गया कि आप आके इंडिया में पैसे लगाइए, लेकिन इंडिया में भला रेलवे के कंस्ट्रक्शन में कोई कंपनी पैसे क्यों लगाएगी जबकि उसे पता है कि यहां पर उसे प्रॉफिट नहीं होगा। ब्रिटिशर्स ने क्या अश्योर किया इन कंपनीज को? देखिए, ब्रिटिशर्स ने अश्योर ये किया कि आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में रेलवे में करेंगे वो आपको सोनली रिटर्न पे मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में रेलवे में किया है तो इस बात की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है कि ये 100 के 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे। मतलब ये लॉस का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दूसरा, आपको 5% का अश्योर्ड डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में रेलवे के डेवलपमेंट में करिए फ्रॉम ब्रिटेन, आपको 105 रुपए डंके की चोट पर मिलेंगे, बिना किसी विवाद के, बिना किसी रिस्क के। फायदा हो चाहे नुकसान, आपको 105 रुपए मिलेंगे। सवाल ये है कहां से मिलेंगे।
ये 105 रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से देने वाली थी? ऑब्वियसली यहां पे किसानों से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता उससे। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे के कंस्ट्रक्शन में जो भी पैसा लगा उसमें एक भी पेनी ब्रिटेन से नहीं आई थी, वो सारा का सारा पैसा यहीं का था। प्राइमा फेसिया में भले ऐसा लगे कि हाँ ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने इंडिया में आकर रेलवे के कंस्ट्रक्शन में पैसे इन्वेस्ट किए, या कंपनी के जो भी ट्रेडर्स थे उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, नहीं, उन्होंने अपना एक रुपया नहीं लगाया था, क्योंकि उनको अश्योर्ड कैपिटल रिटर्न और जो इंटरेस्ट रिटर्न था उसकी गारंटी दी गई थी। मतलब जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको पूरा मिलेगा, फर्दर आपको 5% का अश्योर्ड डिविडेंड मिलेगा। तो उनका पैसा कहां लगा? उन्होंने तो जो लगाया वो इंटरेस्ट के साथ वापस लिया, और ये सारा पैसा भरा किसने? इंडियंस ने, इंडियन ट्रेडर्स ने, इंडियन बिजनेसेस ने, इंडियन फार्मर्स ने। तो इंडिया में रेलवे के कंस्ट्रक्शन में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था वो सोली इंडियन पैसे से ही किया गया था, और उसमें फुल्ली एक्सप्लॉइट किया गया था इंडियंस को। अब आपका मिथ क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारे लिए नहीं था, रेदर हमने इसकी वजह से काफी सफर किया। रेलवे की वजह से जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इससे स्टील और मशीन इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ, क्योंकि ये काफी भारी होते हैं और इनके ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा खर्च आता है। लेकिन इस स्टील और मशीन इंडस्ट्री को जो फायदा हुआ वो कभी इंडियन ट्रेडर्स को नहीं हुआ, रेदर ये हमेशा ब्रिटिशर्स को ही हुआ, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स को ब्रिटिशर्स की शर्तों पर व्यापार करना पड़ रहा था। कैसे करना पड़ रहा था अभी हम समझेंगे कि टाटा स्टील को कैसे फोर्स किया जाता था कि वो हाई क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस करे। जैसे कि हमें पता है कि जो टाटा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज है उसे 1907 में ही जमशेदपुर में स्टैब्लिश कर दिया गया था, वर्तमान के झारखंड में है। उन्हें कहा जाता था कि आप हाई क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस करिए, जबकि हाई क्वालिटी स्टील का मार्केट इंडिया में नहीं था। इंडिया में लोग सस्ता और लो क्वालिटी स्टील चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों को हाई क्वालिटी स्टील चाहिए था, तो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फोर्स किया जाता था कि वो हाई क्वालिटी स्टील ही बनाए। फर्दर इंडिया से आयरन एंड स्टील के इंपोर्ट को ब्रिटेन में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मतलब अब वो जो स्टील प्रोड्यूस करने वाले थे वो केवल इंडिया में ही बेचा जा सकता था, और इंडिया में हाई क्वालिटी स्टील की डिमांड नहीं थी। तो उन्हें भरपूर लॉस हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। जब टाटा इंडस्ट्रीज ने ये कहा कि जमशेदपुर में रेलवे का एक्सटेंशन दे दिया जाए, तो अंग्रेजों ने काफी लंबे समय तक जमशेदपुर को रेलवे का एक्सटेंशन दिया ही नहीं। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर स्टील और मशीन इंडस्ट्री को रेलवे से फायदा हुआ तो वो फायदा इंडियंस का नहीं था। चौथा, इस रेलवे के माध्यम से अंग्रेज काफी तेजी से ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकते थे। अगर भारत में जो भारत के लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहे हैं तो वो उसे आसानी से कुचल सकते थे, और अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेजन होता है तो उसके लिए भी वो आसानी से ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकते थे। कुल मिला के ये रेलवे उनके इंपीरियल एम्बिशंस को पूरा करता था। पांचवा पॉइंट, कम्युनिकेशन के जो भी अदर मोड्स लाइक टेलीग्राफ, बिल्कुल उसी तरीके से रेलवेज ने भी ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इंडिया में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो अब इससे ये तो क्लियर हो गया दैट रेलवेज वाज नॉट फॉर इंडियंस, ये ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट में बनाया था और अपने ही इंटरेस्ट में उसका इस्तेमाल भी किया। फिर भी हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन इसके कुछ अनइंटेंडेड और पॉजिटिव आउटकम्स इंडियंस के लिए निकले। वो बहुत बड़े नहीं थे बट थे। जैसे रेलवेज के आ जाने के बाद अब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते थे, तो जो सिटीज थी उनसे रूरल हिंटरलैंड्स कनेक्ट हो गए, भारत को एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस मिला। दूसरा, अब पॉलिटिकल लीडर्स भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते थे, तो जो लिबरल मॉडर्न वैल्यूज थी या जो नेशनलिस्ट थिंकिंग थी उसे आसानी से भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सकता था। तीसरा, जो इंडियन ट्रेडर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को अब इस रेलवे का इस्तेमाल करके लिमिटेड वे में एक्सपेंड कर सकते थे, बहुत ज्यादा तो नहीं बट लिमिटेड वे में एक्सपेंड कर सकते थे। चौथा, रेलवेज के ऑपरेशनलाइज होने के बाद इंडियंस को जॉब भी मिली, क्योंकि उन्हें लेबरर्स तो चाहिए ही थे, अब वो उन्हें यहाँ चीप कॉस्ट पर मिल जाते थे, बट इन अ वे थोड़ी बहुत जॉब्स भी क्रिएट हुई। और पांचवा, कुछ नए रीजन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए जो पहले अछूते थे या बाहर थे। तो हमने यहाँ पर देखा इंडियन रेलवेज का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आर्थिक रूप से ब्रिटिश शासन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा इस पर बात करते हैं। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ब्रिटिश कॉलोनिस्ट और इसके पहले के जो भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, चाहे वो सल्तनत के शासक थे या फिर मुगल थे, इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस था। फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि इसके पहले जो भी इन्वेडर्स इंडिया में आए, चाहे वो सल्तनत के शासक थे या फिर मुगल थे, उन्होंने कभी भी इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया, या वो इंडिया से पैसे उठा उठा के अपनी होम कंट्री में लेकर नहीं गए। ये काम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, और कोलोनियलिज्म उपनिवेशवाद तो सिद्धांत ही आर्थिक है, यहाँ से उन्हें पैसे खींचकर ब्रिटेन ले जाना था, यही उनका एक कोर ऑब्जेक्टिव था। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस था ब्रिटिश रूल में और इसके पहले के शासन में। ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। कॉलोनियल इकोनॉमी से हमारा क्या मतलब है? एक ऐसी इकोनॉमी जो होम कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हो, और होम कंट्री क्या था? होम कंट्री थी ब्रिटेन। इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और ऑपरेशन अब पूरी तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमी के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए फॉलो किया जा रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक 18वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में, यानी कि 1700 के आसपास, ग्लोबल इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में जो इंडिया की इकोनॉमी का शेयर था दैट वाज 23%, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और जब भारत को आजादी मिली, मतलब 400 सालों के, या अगर हम 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 250 ईयर्स की बात कर लेते हैं, उस दौरान जो एक्सप्लॉयटेशन हमने फेस किया, ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर घटकर 3% पर आ गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि किस एक्सटेंट तक इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया इकोनॉमिकली। अब इस तरीके से जो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन वर्सन होते चली गई। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वर द रीजंस? या जो एक नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें ब्रिटिश रूल का इंडिया में देखने को मिला, उसके पीछे क्या कारण थे? ये तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ा, इसमें तो कहीं कोई विवाद है नहीं। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्यों पड़ा, इसके कारणों को खंगालने का प्रयास करते हैं बहुत ही विस्तार से। पॉइंट नंबर 1 या पहला रीजन यहाँ पर है वन वे फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड तो था, लेकिन केवल ब्रिटेन से इंडिया, इंडिया से ब्रिटेन नहीं। चीप और मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में फ्लड किया जा रहा था। ये एक्टिविटी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद और भी तेज हो गई। क्यों? क्योंकि इसके पहले तक इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि चाय और ची, यानी कि टी एंड चाइना, इसको छोड़कर अब किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेड पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी, मतलब बाकी की कंपनीज भी भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं। रिजल्टेंट बहुत सारी कंपनीज रेडीमेड प्रोडक्ट्स लाकर इंडिया में डंप करने लगी। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए अभी काफी मुश्किल था कि वो यूरोपियन मार्केट में पेनिट्रेट कर सके। इंडिया का सामान यूरोपियन मार्केट में नहीं जा पा रहा था, लेकिन यूरोपियंस अपना सामान इंडिया के मार्केट में डंप कर रहे थे। अब इंडिया का सामान यूरोपियन मार्केट में नहीं जा पा रहा था, इसका रीजन ये था क्योंकि लगभग 80% की इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की जाती थी जब भी कोई इंडियन प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में जाता था। तो 80% तक, मतलब
मतलब अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है तो आप इस पर 80 रुपए का टैक्स दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि 180 रुपए तो आपकी कॉस्ट आ गई। आप 20 रुपए का मार्जिन तो निकालेंगे ना, यूरोप में जाके अपना सामान बेचेंगे। तो 100 रुपए का सामान अगर कोई आप इंडिया में बेच सकते हैं तो आपको उसे 200 रुपए का यूरोप में बेचना होगा। आप कंपीट कर पाएंगे यूरोपियन मार्केट से? बिल्कुल नहीं। तो अब इंडियन प्रोडक्ट सस्ते नहीं रह जाते थे यूरोप में जाने के बाद। 1820 के बाद जो यूरोपियन मार्केट था वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट के लिए बंद सा हो गया। मतलब ही नहीं था ना, दोगुने दाम पर सामान वहां ले जाकर बेचना, कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं कहा गया रूप से कि बंद हो गया, बट बंद कर दिया गया। 18% 80% की टैरिफ लगा दी जाए तो लगभग मार्केट बंद ही हो जाएगा। रेल नेटवर्क जो इंट्रोड्यूस किया गया उससे यूरोपियन प्रोडक्ट और काफी तेजी से इंडिया में आने लगा और भारत के हर कोने में पहुंचने लगा। इससे इंडिया जो कभी नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, भारत से सामान एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता था, इंपोर्ट कम किया जाता था, वो अब इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया। मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल बंद ही कर दिया गया था। तो ये वन वे फ्री ट्रेड था। तो नेट एक्सपोर्टर की बजाय अब हम नेट इंपोर्टर बन गए। हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन इसके साथ साथ भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया, जैसा कि ज्यादातर देशों में होता है। जब किसी भी देश में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बर्बाद होती है या खत्म होती है तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। अब उसमें होता यह है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ये इन इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। किसी भी देश में जब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री खत्म होती है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी और कारण से खत्म हो रही थी। हमारे यहाँ तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी। अब यहाँ के लोग ब्रिटेन में तो जाके जॉब करते नहीं, तो यहाँ पे लोग जॉबलेस होने लगे। एक तरीके से इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड था, औद्योगिकृत था। लेकिन अब ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बंद होने लगी थी और इनके लिए मॉडर्न ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डेवलप नहीं किया गया था। जो इंडियन आर्टिशंस थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, अब उनके पास प्रिंसेस या नोबिलिटी का पैट्रोनेज भी नहीं था। वो जाए कहां? उनके पास अब बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस आ चुका था। एक बड़ा रीजन था रूरलाइजेशन। भारत का ग्रामीणीकरण हो रहा था और जगहों पे शहरीकरण होता है। बाकी देशों में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत में सेम टाइम पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और रूरलाइजेशन हो रहा था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ रूरलाइजेशन कैसे हो रहा था? कई सारे आर्टिशंस जो गवर्नमेंट की रिप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से अपना धंधा लगभग बंद कर चुके थे, अब उनके पास कोई जॉब ही नहीं थी। उन्हें बहुत कम प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वो शहरों को छोड़कर गांवों की ओर आने लगे और एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से इंडिया में काफी तेजी से पॉवर्टी भी बढ़ने लगी। जो पीजेंट्री थी उसकी हालत भी खराब होने लगी। रेंट्स को बढ़ाया जाता था समय समय पर, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से। लैंड को अगर कोई एक किसान अपना रेंट ना पे कर पाए तो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता था। इससे किसान डर में भी रहते थे कि उनका जो ट्रेडिशनल लैंड राइट है वो उससे छीन लिया जाएगा। लैंड की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सरकार बिल्कुल खर्च नहीं करती थी। जमींदार केवल ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने का प्रयास करते थे। समटाइम्स किसानों से बेगार करवाया जाता था, मतलब बिना पेमेंट के खेतों में काम करवाया जाता था। एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था। तो पीजेंट्री की भी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। इंटरमीडियरीज, अब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म और ओल्ड जमींदारों का पूरा धीमे धीमे रियूज शुरू हो गया। होता यह था कि जो ट्रेडिशनल जमींदार हुआ करते थे उनका किसानों के साथ एक लिंक होता था। तो अगर कई बार किसान अपना रेंट नहीं भी पे कर पाता था तो ये ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स या ट्रेडिशनल जमींदार कुछ सहूलियतें देते थे। पहले राजा हुआ करते थे तो ये सहूलियतें वो राजाओं से ले लेते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स थे जो कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो ये ट्रेडिशनल या ओल्ड जमींदार किसानों को सहूलियत दे भी दें तो अंग्रेजों की ओर से इन्हें कोई सहूलियत नहीं मिलती थी, बल्कि इन जमींदारों से ही वो जमीन का टुकड़ा छीन लिया जाता था। तो जो ओल्ड जमींदार थे वो धीमे धीमे खत्म होने लगे और फिर उस जमीन को ऑक्शन किया जाता था। तो शहर से एक आदमी आता था और उस जमीन को खरीद कर जमींदार बन जाता था। लेकिन क्या वो गांव में रहकर उस जमीन पर खेती करवाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जमीन को खरीदकर जमींदार बन जाता था और सीधे शहर में चला जाता था और एक विलासितापूर्ण जीवन जीता था। तो फिर यहाँ गांव में खेतों की देखरेख कौन करेगा? कोई बात नहीं, वो जमींदार एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा जो उसके खेत की देखरेख करेगा गांव में रहकर। मतलब ये जमींदार जिसने नई जमीन को खरीदा वो अब शहर में चला गया, तो इस जमींदार को कहा जाएगा अब्सेंट लैंडलॉर्ड। इस सिस्टम को कहा गया अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। और वो अपनी जगह पे एक दूसरे व्यक्ति को उस जमीन की देखरेख के लिए अपॉइंट कर देता था, तो वो बन गया इंटरमीडियरी। वो भी अपने आप को जमींदार ही समझते थे और कई बार तो वो खुद भी शहर में चले जाते थे और एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देते थे। जैसे जैसे जमींदारों का ये लेयर बढ़ता था, यानी कि इंटरमीडिएट का लेयर ये जितना बढ़ता था उतना ज्यादा वो इलीगल टैक्स वसूलने का प्रयास करते थे, क्योंकि वही मार्जिन उनका फायदा होता था। जो यूजुअल टैक्स है वो तो अंग्रेज लेंगे, जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है वो भी एक मार्जिन लेगा। तो बीच में जितने इंटरमीडिएट्स की संख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। 1815 के आसपास जो टोटल लैंड बंगाल की हुआ करती थी उसकी लगभग आधी जमीन अब नए मर्चेंट्स, मनी लेंडर्स या जमींदारों के हाथों में चली गई थी। ओल्ड जमींदारों से जमीनें छीन ली गई। जो नए जमींदार थे वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे जमीन में, बल्कि कई सारे और लोगों को इंटरमीडिएट के तौर पे अपॉइंट कर दिया करते थे। इससे अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आया और लैंडलॉर्डिज्म आया और बहुत ज्यादा किसानों का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। ये भी एक समस्या बनी। एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया, इनफैक्ट डिटोरिएट होने लगा। जो कल्टीवेटर थे, जो किसान थे, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में कुछ भी पैसे लगाएं। वो तो जैसे तैसे अपने खर्चे के लिए पैसे बचा पाते थे। जमींदारों का गांवों से कुछ लेना देना ही नहीं था। जो पुराने जमींदार थे वो गांवों में रहते थे, खेती करवाते थे, किसानों से सिंपैथी रखते थे, लेकिन इन नए जमींदारों को कुछ भी लेना देना नहीं था गांव से, ना तो वो खेत और ना ही वो खेती समझते थे। गवर्नमेंट को भी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने को लेकर कुछ भी नहीं था, उन्हें बस पैसे चाहिए थे, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना था। ना तो टेक्निकल और ना ही कोई मास एजुकेशन दी जा रही थी अंग्रेजों की ओर से। लैंड अलग अलग हिस्सों में टूटती जा रही थी। जब भी कोई व्यक्ति अपना रेंट नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन का हिस्सा उसे छीनकर किसी और को दे दिया जाता था। इससे लैंड की प्रोडक्टिविटी और भी कम होने लगी और किसी भी लेवल पे अगर जमीन के ज्यादा टुकड़े होंगे तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन बिटवीन फमाइंस कई सारे आए और इसकी वजह से पॉवर्टी भी फैली। बार बार फमाइंस आते थे। ये फमाइंस केवल फूड ग्रेन्स की स्कैर्सिटी की वजह से नहीं होते थे, कई बार कॉलोनियल फोर्सेस की लापरवाही की वजह से भी होते थे। 1850 से 1900 के बीच में लगभग 2.8 करोड़ लोग मारे गए इन फमाइंस में, जबकि भारत की आबादी मुश्किल से 30 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। लगभग 10% आबादी इन फमाइंस में खत्म हो गई। इंडियन एग्रीकल्चर का धीमे धीमे कमर्शियलाइजेशन शुरू कर दिया गया। ये कमर्शियलाइजेशन उस समय के किसानों के हित में तो बिल्कुल नहीं था।
19वीं शताब्दी के लेटर हाफ पीरियड में यानी कि 1850 के बाद के समय में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ। ऐसी फसलों को उगाए जाने पर जोर दिया जाने लगा जिनका इस्तेमाल कंजम्पशन के लिए नहीं होता था, जैसे कि धान और गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा अभी से नहीं उगाया जाता था। कुछ ऐसी चीजें उगाई जाती थी जिन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके, जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, सुगरकेन, टोबैको, इंडिगो, इन सब चीजों को उगाया जाता था। अब इससे किसान को नुकसान होता था, क्योंकि अगर वो फसल उगाएगा तो उसको खाने को मिलेगा, और इन कमर्शियल क्रॉप से जो कुछ सरप्लस बचता था उसका जैसे तैसे उसमें खर्चा चलता था। जो कमर्शियलाइजेशन का ट्रेंड था वो और भी आगे बढ़ा और प्लांटेशन सेक्टर में उतर गया, जैसे कि टी, कॉफी, रबर और इंडिगो की खेती प्लांटेशन के फॉर्म में करवाई जाने लगी। इंडियन पीजेंट से ये कमर्शियलाइजेशन एक प्रकार से फोर्स्ड प्रोसेस में ही करवाया जाता था, क्योंकि भारतीय किसानों की बिल्कुल रुचि नहीं थी कि वो इस प्रकार के कमर्शियल क्रॉप्स को उगाएं, तो उनसे ये काम जबरदस्ती करवाया जाता था। उनके लिए मुश्किल से कुछ बचता था, उनकी आजीविका जैसे तैसे चल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे 1860 में जब कॉटन के प्राइसेस हाई गए, क्योंकि कॉटन का एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका बन चुका था, अमेरिका में कॉटन की काफी डिमांड होती थी, अमेरिका तब तक आजाद भी हो गया था, यूएसए। तो जब कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा थी तो कॉटन के अच्छे दाम मिलते थे, लेकिन ये अच्छे दाम कभी भी किसानों को नहीं मिलते थे। ये सारा फायदा तो बीच में इंटरमीडिएरीज खा जाते थे, किसानों को तो वही दाम मिलता था जो पहले मिलता था। लेकिन जब अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1860 से 64 के बीच में, तो वहां पर कॉटन की डिमांड बिल्कुल ठप पड़ गई और यहाँ पर कॉटन खरीदने वाला कोई नहीं रह गया, दाम बिल्कुल गिरते चले गए। ये नुकसान किसको फेस करना होगा? किसान को। अब उससे कोई कॉटन नहीं खरीदेगा, कॉटन उगवा तो दिया है, या तो उसे अच्छे दाम नहीं दिए जाएंगे। कॉटन उगवा लिया, बिक रहा नहीं है, अनाज होता तो खाते, कॉटन तो खाएंगे नहीं, खाने को कुछ नहीं बचा, फेमाइन आ गया, लोग भूखे मरने लगे। डेक्कन में राइट्स हुए 1870 के दौरान, जिसको भी अंग्रेजों ने बहुत ही लापरवाही से डील किया। कल्टीवेटर्स को मुश्किल से इस कमर्शियलाइजेशन के ट्रेंड से कोई फायदा हुआ, rather इससे उनका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ। एट द सेम टाइम अगर किसी अन्य डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई और मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई नहीं, जो आई वो बहुत बाद में आई। टेक्सटाइल सेक्टर जो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम में था, वो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन में थी उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहा था। ब्रिटिशर्स अब इंडियन टेक्सटाइल के लिए पाउंड में पैसे पे नहीं करते थे, रेदर बंगाल से जो उन्हें रेवेन्यू मिलता था वो उसी पैसे का इस्तेमाल करते थे इंडियन टेक्सटाइल में जो रॉ मटेरियल था उसे खरीदने को लेकर, और उसके लिए भी वो बहुत कम दाम देते थे। मतलब अंग्रेज अब अपनी ओर से यहाँ कुछ पैसा खर्च कर ही नहीं रहे थे, यहीं से पैसे वसूले, यहीं से किसानों से रॉ मटेरियल खरीदा और लेकर गए ब्रिटेन, वहां उसे प्रोसेस करके कपड़े बनाए, फिर इंडिया में लेकर आए, ज्यादा दाम पर बेच दिए, जो पैसा मिला ब्रिटेन लेकर चले गए। मुद्दे की बात यह है, इस प्रोसेस में कहीं ब्रिटेन से पैसा आया क्या? नहीं, सिर्फ गया। क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है? अभी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा आगे। जो इंडिया की थ्राइविंग शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी उसे भी अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल प्लान तरीके से किया। सूरत और मलाबार कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो मलाबार कोस्ट है, बंगाल और मसूलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पे, ये इंडिया में शिपबिल्डिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज चलती थी, बहुत अच्छे अच्छे जहाज बनाए जाते थे व्यापार के लिए। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है। ब्रिटिश शिप्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ट्रेड रूट्स पर उनको मोनोपोली दे दी गई, मतलब भारत से यूरोप में व्यापार करने के लिए केवल उन्हीं शिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा बोल दिया गया। यहां तक कह दिया गया कि अगर कोई भारतीय व्यापारी जहाजों से अपना सामान लेकर ब्रिटेन में जाकर बेचना चाहता है तो चला जाए, बेच ले, लेकिन वो वहां से जब अपना शिप लेकर आएगा तो उसे खाली लेकर आना होगा, वो वहां से सामान ला नहीं सकता। और यहां से जो सामान वो लेकर जाएगा उस पर वो 80% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। मतलब जो सामान इंडिया में 100 रुपए का है वो ब्रिटेन में जाने के बाद 200 का बिकेगा और उसके बाद जहाज खाली आएगा। क्या इतनी बड़ी कॉस्ट कोई भी एक्सपोर्टर बियर कर पाएगा? तो इंडियन शिप इंडस्ट्री का होगा क्या? और अगर कोई भारतीय जहाजों का इस्तेमाल करता था व्यापारी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती थी। 1813 में अंग्रेजों ने एक लॉ पास किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसा जहाज जिसकी कैपेसिटी 350 टन से कम है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार नहीं कर सकता। ऑल्दो इंडिया की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत ही थ्राइविंग थी, लेकिन वो बहुत बड़े जहाज नहीं बनाते थे। तो मोर लेस इंडो ब्रिटिश ट्रेड रूट पर से भारत के जहाजों को तो बिल्कुल प्लान तरीके से गायब कर दिया गया। तो ये इंडस्ट्रीज तो बंद हो ही जाएंगी। एक साल बाद 1814 में अंग्रेज एक नया लॉ लेकर आए जिसमें यह कहा गया कि जो इंडियन बिल्ड शिप्स हैं उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रजिस्टर नहीं किया जा सकता, और जो शिप्स कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वो अमेरिका या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में व्यापार नहीं कर सकते। मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पहले तो जो छोटी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, ये बोल के कि अगर 350 टन से कम की कैपेसिटी है तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ऐसे शिप व्यापार नहीं कर सकते। तो छोटी इंडस्ट्रीज तो बंद हो गई, कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज बची जो बड़े शिप्स बनाते थे। उनसे कहा गया कि इंडियन शिप्स ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल नहीं हो सकते, और जो ब्रिटिश रजिस्टर्ड वेसल नहीं है वो अमेरिका यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर व्यापार नहीं कर सकते। कौन खरीदेगा इंडियन शिप्स को? कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। तो इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल प्लान तरीके से खत्म कर दिया गया। तो हमने देखा कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया जा रहा है ना, बिल्कुल एविडेंस के साथ, विद लॉज उन्होंने बर्बाद किया है। अब उन्होंने हाथ लगाया इंडिया की स्टील इंडस्ट्री पर जो उस समय धीमे धीमे ग्रो कर रही थी। टाटा की इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल, वो स्टील प्रोड्यूस करते थे। अब उनको भी अंग्रेजों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया। उनसे ये कहा गया कि आप लो क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप केवल हाई स्टैंडर्ड का स्टील प्रोड्यूस करेंगे जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स किया करते थे, जबकि इंडियन मार्केट में सस्ते और लो क्वालिटी स्टील की डिमांड थी। लेकिन टाटास को ऐसे स्टील को प्रोड्यूस करने से रोक दिया गया। अब अगर फर्म्स लोअर स्टैंडर्ड ऑफ स्टील प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो फिर वो इंडियन मार्केट से बाहर होने लगेंगी, क्योंकि हाई स्टैंडर्ड के जो स्टील थे उसे इंडिया में कोई खरीदने वाला नहीं था। चलो इंडिया में कोई नहीं खरीदता तो ब्रिटेन बेच देंगे, ब्रिटेन में भेज देंगे। एट द सेम टाइम ब्रिटेन में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि इंडियन स्टील का इंपोर्ट नहीं होगा, इंडिया से इंपोर्ट किए गए स्टील का इस्तेमाल ब्रिटेन में नहीं हो सकता। मामला समझिए, लो क्वालिटी स्टील आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो हम यूज नहीं करते, आप केवल हाई क्वालिटी स्टील ही प्रोड्यूस करेंगे, मतलब आप इंडियन मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि इंडियन मार्केट में हाई क्वालिटी स्टील की डिमांड नहीं है। आपने सोचा कि चलो ब्रिटेन में जाके बेच देंगे, तो ब्रिटेन ने कह दिया कि हम इंडिया का स्टील नहीं खरीदेंगे, मतलब आप तो मार्केट से बाहर हो गए। बिल्कुल प्लान तरीके से इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को बर्बाद करने का प्रयास किया गया, हालांकि वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। टाटास आज भी थ्राइविंग इंडस्ट्रीज के रूप में इंडिया में एग्जिस्ट करती है, टाटा की जो भी इंडस्ट्रीज है। इंडियन ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और बैंकर्स, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसको किसको उन्होंने डिसइंसेंटिवाइज किया।
जो इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसे बर्बाद किया, इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को बर्बाद किया, इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को बर्बाद किया। इन सभी सेक्टर्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं थे। लेकिन इंडिया में कुछ लोग थे जो उनके इंटरेस्ट में थे, लाइक इंडियन ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, बैंकर्स। ये उनके जूनियर पार्टनर के जैसे थे, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जब किसानों के पास पैसा नहीं होता था तो ये मनी लेंडर को पैसा दे देते थे, जिससे वो खेती करते थे और उसके बाद अंग्रेज जाके उनसे रेवेन्यू वसूलते थे। ये मनी लेंडर भी उनको एक्सप्लॉइट करते थे बहुत ज्यादा ब्याज मांगकर। तो इसको उन्होंने, इन सभी लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे और रिमोटेस्ट रीजन तक लेकर जाते थे, उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया। जो इंडिजीनियस बैंकर्स थे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस में पैसे लगाते थे और रेवेन्यू कलेक्शन तक का काम करते थे, तो इसको भी अंग्रेजों ने, इन लोगों को भी अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर सकते थे, उन्हें हर तरीके से कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के सेकंड हाफ की हम बात कर रहे हैं। मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज धीमे धीमे इंडिया में आने लगी। पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, या मिल को 1853 में एस्टैब्लिश किया गया बॉम्बे में, कोसाजी नानाभाई के द्वारा। और फर्स्ट जूट मिल एग्जिस्टेंस में आई 1855 में रिसरा में, यानी कि बंगाल में। ज्यादातर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो फॉरेन ओन थी और ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज की तरह ही कंट्रोल किए जाते थे। वो इंडियन इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश भी नहीं होने देते थे। तो अगर किसी इंडियन को इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी होती थी तो वो किसी यूरोपियन को अपना पार्टनर बनाता था और उसके नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाता था। यहां तक दिक्कतें क्रिएट की जाती थी। फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रहा था क्योंकि यहां पर उन्हें हाई प्रॉफिट दिखता था, चीप लेबर दिखता था, रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता था, रेडीमेड मार्केट था ना केवल इंडिया में बल्कि आसपास के रीजन में भी। और यहाँ पे जो कंपनी थी या बाद में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया वो उनको फ्रीली हेल्प करता था। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगा और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगे। जो इंडियन ओन इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटन टेक्सटाइल या जूट की फील्ड में आई, वो बाद में शुगर सीमेंट के सेक्टर में भी गई 20वीं सेंचुरी में। इन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे इन्हें लोन नहीं मिलता था, कोई टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं था गवर्नमेंट की ओर से, ये एक अनइक्वल कंपटीशन फेस करते थे फॉरेन कंपनीज के साथ। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो हुआ करते थे वो भी इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते थे। इन्हें प्रॉपर इंफ्रा भी नहीं मिलता था, तो इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही थी। इन सभी सिचुएशंस में हमने देखा कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे अपने फेवर में, और इंडिया के हित में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी तो उसे बर्बाद कर दिया जाता था। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिया में इंपोज किया गया, या ब्रिटिश रूल का इंडिया में इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, ये चीज आपने समझ ली। अब बात करते हैं नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। जो इंडिया में कॉलोनियल इकोनॉमी थी, भारत में कई सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने उनके इस इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज आए हैं तो इंडिया मॉडर्नाइज होगा, यहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे और इंडिया का विकास होगा, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन 1860 के बाद वो डिसइल्यूजन्ड होने लगे। उन्हें समझ में आ गया, वो पॉलिटिकली कॉन्शियस होने लगे कि ये ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने हित में भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे इंडिया को कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस दौरान कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स ने कॉलोनियल इकोनॉमी का बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण किया, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है दादाभाई नौरोजी का, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है। इन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमी का एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालिसिस किया और इकोनॉमिक ड्रेन की एक थ्योरी दी, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी, अपनी एक किताब में, जिस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में गरीबी है और अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश रूल क्या है? मतलब ब्रिटिशर्स जिस तरीके से ब्रिटेन में रूल करते हैं वैसे वो इंडिया में रूल नहीं करते। मतलब इंडिया में तो ब्रिटिश रूल है ही नहीं, यहाँ तो अन ब्रिटिश रूल है। इकोनॉमिक ड्रेन का क्या मतलब था? ड्रेन का मतलब होता है धीमे धीमे बाहर जाना, यही ड्रेन का मतलब होता है। इकोनॉमिक ड्रेन या ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया से जो भारत की संपत्ति थी वो धीमे धीमे बाहर जा रही थी। बाहर मतलब कहाँ? ब्रिटेन, ब्रिटेन जा रही थी। इन्होंने ऐसे कई सारे और एनालिसिस अपने कुछ रिसर्च पेपर्स में भी पब्लिश किए। इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग लंदन में होती है 1867 में, तो वहां पर उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था ब्रिटिश डेट टू इंडिया। और इनका एक और पेपर है जो इकोनॉमिक इशू पर था, दैट वाज वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, जो 1870 में पब्लिश किया गया। तो उन्होंने वेरियस पेपर्स एंड बुक्स के माध्यम से इंडिया के इकोनॉमिक इश्यूज को रेज किया, और जो सबसे पॉपुलर थ्योरी प्रोमिनेंस में आई दैट वाज इकोनॉमिक ड्रेन या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, इन शॉर्ट ड्रेन थ्योरी। जो ड्रेन थ्योरी थी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी दादाभाई नौरोजी की, उसने ये दिखाया कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इंडिया के पैसे को अपने लिए इस्तेमाल किया है और भारत को धीमे धीमे इकोनॉमिक रूप से बद से बदतर स्थिति में ले जाया जा रहा है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट था क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंट्री से वेल्थ को दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है। इंडिया में ये पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन करके किया जाता था, जो वो डेली एक्सपीरियंस करते थे। कितना पैसा भारत से बाहर जा रहा था हर साल, इसका एस्टिमेशन भी इन नेशनलिस्ट लीडर्स ने किया। उनके मुताबिक जो पैसा भारत से ब्रिटेन जा रहा था वो भारत में जितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उससे ज्यादा बड़ा अमाउंट था, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू नहीं, अदर सोर्सेस से भी जो टोटल रेवेन्यू था उसका लगभग आधा अमाउंट हर साल ब्रिटेन चला जाता था। या फिर जो इंडिया की टोटल सेविंग थी उसका 1/3 हिस्सा ब्रिटिशर्स हर साल अपने यहां लेकर चले जाते थे। ये एक इकोनॉमिक वैल्यू निकाली गई कि कितना पैसा हर साल भारत से ब्रिटेन चला जाता है। अभी पैसा किस रूप में जाता है? इंडियन रेवेन्यू से जो अंग्रेज व्यापार करते हैं उसके रूप में। कैसे? बिल्कुल वही प्रोसेस है, सिंपल सा समझिए। जब ब्रिटेन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार करने आए तो वो पाउंड में पैसे लेकर आते थे, हमें पाउंड देते थे, रॉ मटेरियल लेते थे और ब्रिटेन जाते थे। या तो सीधे सीधे वहां रॉ मटेरियल बेच देते थे या फिर वो कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट भी यहां पर बेचने के लिए लेकर आते थे। कुल मिला के यहां पर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उन्हें अपनी करेंसी हमें देनी पड़ती थी। फिर उन्होंने प्लासी और बक्सर लड़ा और बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर कब्जा करने के बाद वो धीमे धीमे भारत के कई सारे हिस्सों पर कब्जा जमाते चले गए और अब वो इन सभी इलाकों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्शन के रूप में उनके हाथ में आता था एक बहुत बड़ा अमाउंट। इसी अमाउंट से वो भारत के किसानों से रॉ मटेरियल खरीदते थे। क्योंकि वो अब उनके शासन में आ गए थे तो उन्हें वो फेयर प्राइस नहीं दिया जाता था जो उन्हें पहले मिलता था।
अब वो ये रॉ मटेरियल भी सस्ते दामों पे खरीदते थे और इसके लिए वो पाउंड नहीं देते थे, वो रुपया देते थे। कहां से आता था ये रुपया? यही के किसानों से वसूल कराता था। इन्होंने रुपया कमाया, रॉ मटेरियल खरीदा और उसे लेकर ब्रिटेन गए, वहां से रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार किया और वापस से इंडिया में लेकर आए, उसे बेच दिया और फिर पैसा कमाया और उसको फिर से वापस ब्रिटेन लेकर चले गए। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इस प्रोसेस में कहीं भी ब्रिटेन से पैसा आ ही नहीं रहा है, सिर्फ यहां से पैसा ब्रिटेन जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के बाद जा रहा हो या रॉ मटेरियल जाने के बाद, रेडीमेड प्रोडक्ट आने के बाद जो पैसा उन्हें मिला वो जा रहा हो। इस प्रोसेस में कहीं भी ब्रिटेन से पैसा इंडिया में नहीं आता था, सिर्फ इंडिया से पैसा बाहर जाता था। दैट वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये व्यापार नहीं था, ये एक प्रकार की लूट थी जो हमें दिखती नहीं थी। कुछ चीजें तो विजिबल रहती थी, उन्होंने किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, वहां के राजा से हर्जाना वसूला, लेकर ब्रिटेन चले गए, दैट वाज विजिबल। लेकिन ये सारी चीजें तो दिखती नहीं थी आम आदमी को कि पैसा तो ऐसे भी जा रहा है, जो पैसा भारत से ब्रिटेन जा रहा है उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ब्रिटेन से कई सारे ऑफिशियल्स इंडिया में सर्व करने के लिए आते थे, वो यहां से सर्व करके चले जाते थे। जब तक वो यहां पे सर्व करते थे उनको सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाती थी, यहां तक तो ठीक है। अब वो यहां से सर्व करके चले गए, ब्रिटेन में जाने के बाद उनको पेंशन दी जाएगी, आजीवन उस व्यक्ति को पेंशन इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। मतलब वो ब्रिटेन में बैठ के आराम से खा पी रहा है और पैसे यहां से जा रहे हैं इंडिया से। एक पोस्ट बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आफ्टर 1857, उसके ऑफिस का एक्सपेंडिचर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी ये इंडिया से जाता था। अब वो उनके गवर्नमेंट का एक सचिव था, ब्रिटेन में बैठता था, वही पॉलिसी बनाता था, लेकिन उसको सैलरी यहां से जाती थी, उसके ऑफिस का एक्सपेंडिचर यहां से जाता था। एक्चुअली में उनका यहां के रेवेन्यू से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन एक्सपेंडिचर उनका यहां इंडिया के रेवेन्यू से जा रहा है। देखिए किस किस रूप में भारत से पैसा ब्रिटेन जाता था, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हम कह रहे हैं। अंग्रेजों को कुछ पैसे कम पड़ गए, अंग्रेजों ने लोन ले लिया, उस लोन का ब्याज चुकाएंगे अंग्रेज। वो कहां से चुकाया जाएगा? वो हर साल इंडियन रेवेन्यू में से चुकाया जाएगा। किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, अब उस पूरे इन्वेस्टमेंट को और उस पर जो डिविडेंड या रिटर्न दिया जाना है वो इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। इनफैक्ट वो जो बाहर की कंपनीज होती थी वो कई बार ज्यादा रिटर्न डिमांड करती थी, क्योंकि उनको पता है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया के रेवेन्यू से इस पैसे को एक्सट्रैक्ट करके ही हमें देना है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है वो एग्री भी कर जाएंगे, तो वो हाई रिटर्न मांगते थे और ये देते थे। जैसे कि रेलवे का हमने एग्जांपल लिया, अश्योर्ड 5% डिविडेंड की बात की गई थी तब भी, जबकि रेलवे लॉस में जाए, रेलवे को लॉस में जाना था इनिशियल पीरियड में, तो ये लॉस भरेगा कौन? इंडियंस भरेंगे अपनी रेवेन्यू से। कोई भी सर्विस अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से लेती है, चाहे वो शिपिंग की सर्विस हो, बैंकिंग या फाइनेंस की सर्विस हो, उसका पैसा इंडिया से भरा जाएगा। इन सभी प्रोसेसेस में इंडिया में कहीं भी पैसा आता नहीं था, सिर्फ जाता था। इसे ही कहा गया इंडिया के कई सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ। और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इस पूरे एनालिसिस में कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि जस्टिस महादेव, गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्ता, जिन्होंने इन सभी इकोनॉमिक एनालिसिस को अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्य अय्यर और पृथ्वी चंद्र रे, इन सभी लोगों ने इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से एक्सप्लेन किया। कुल मिला के 19वीं सेंचुरी में जो कोलोनियलिज्म था, इसने इंडिया को एक सप्लायर ऑफ फूड स्टफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। इंडिया में एक सप्लायर बन के रह गया था फूड स्टफ का, रॉ मटेरियल का। एट द सेम टाइम उनके मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए ये एक मार्केट था। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल एजिटेशन स्टार्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने मांग की कि इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटेन की इकोनॉमी से पूरी तरीके से अलग किया जाए, ताकि हम अंग्रेजों की आर्थिक दासता से मुक्त हो सके, इंडिया में एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया जाए मॉडर्न इंडस्ट्री के बेसिस पे। हालांकि ये मांगे इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली थी, बट अब इन मांगों को उठाया जाने लगा था। एक मुख्य बात पर जब जोर दिया जाने लगा वो ये था कि भारत गरीब है बिकॉज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भारत में है। इंडिया बैकवर्ड पहले से नहीं था, अंग्रेजों ने इसे बैकवर्ड किया है। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो इंडिया का शासन है वो इंडियंस के इंटरेस्ट में नहीं है, रेदर इट इज सोली इन दी ब्रिटिश इंटरेस्ट। 19वीं शताब्दी के अंत तक, 19वीं शताब्दी के अंत में जो डिमांड हुआ करती थी नेशनलिस्ट लीडर्स की, वो ये थी कि हमें पॉलिटिकल पावर में शेयर दीजिए या फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा बहुत कंट्रोल दीजिए। लेकिन 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड से जब उन्होंने भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को समझ लिया अच्छी तरीके से, तो उन्होंने सेल्फ रूल की डिमांड करनी शुरू कर दी, जैसे कि यूके की अदर कॉलोनीज को दिया गया था। इसमें एक प्रोमिनेंट नाम दादाभाई नौरोजी का भी था, क्योंकि वो समझते थे कि इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा जब तक कि इंडिया को सेल्फ रूल ना मिल जाए। दादाभाई नौरोजी के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में, पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर करने से पहले। इन्होंने 1906 में फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके पहले 1885 में जब आईएनसी का गठन किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1906 में उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग की, और सरप्राइजिंगली ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर भी इलेक्ट किए गए थे 1892 में। इनके बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अगर सभी भारतीयों को अपनी ओर से किसी एक व्यक्ति को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना हो तो वो निर्विवाद रूप से दादाभाई नौरोजी होंगे। इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को प्रोपेगेट किया है। तो यहाँ पर आज हमने इन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। होपफुली ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मॉडर्न इंडिया की ये जो जर्नी है इसे आज हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने